हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं मानचित्र निरूपण, या फिर इसे हम क्या कह देते हैं, संकल्पना मानचित्र भी कह देते हैं। संकल्पना मानचित्र या फिर मानचित्र निरूपण भी से कहा जाता है। यानी जब हम किसी भी अध्ययन सामग्री को हम क्या है, एक चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी एक मानचित्र नक्शे के द्वारा हम प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मानचित्र निरूपण कहलाता है। वो मानचित्र निरूपण किस तरीके से हम करते हैं अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखिए भाई, मानचित्र निरूपण क्या होता है? एक ऐसी विधि जिसमें आरेख चित्रों के माध्यम से विचारों का व्यवस्थापन तथा विभिन्न कॉन्सेप्ट से संबंध दिखाया जाता है। इसमें क्या है, विचारों का व्यवस्थित किया जाता है और विभिन्न जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके मध्य क्या है, एक तालमेल संबंध बिठाया जाता है। और ये आरेख चित्र होता है। कौन सा चित्र? आरेख चित्र होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आरेख चित्र इसमें बनाए जाते हैं, यानी लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मानचित्र निरूपण कहते हैं। इसका प्रतिपादन जो है, ये आपने बनाया जरूर होगा, बस आप अभी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिपादन जो है, ये इसका प्रतिपादन 1980 में जोसेफ डी नोवक ने किया था, जो कि कॉर्नेल विश्वविद्यालय में काम करते थे। 1980 में इसका प्रतिपादन किया गया, जोसेफ डी नोवक ने किया था, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि ये मानचित्र निरूपण होता क्या है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे मुझे क्या है, ट्रीज़ यानी पेड़ों के मुझे फ़ायदे बताने हैं कि पेड़ों से क्या क्या हमें प्राप्त होता है, पेड़ों के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे ट्री लिखा, ट्री पे एक लाइन लगाई कि हमें ट्री से ऑक्सीजन भी मिलती है और क्या है, शैडो भी मिलती है, छाया भी मिलती है, शेड भी मिलती है, और इससे पेपर भी बनाया जाता है, कागज़ भी बनता है, ठीक है। तो ये मैंने इसके 3 उपयोग, पहले ट्री लिख करके पेड़, और फिर इसके मैंने 3 उपयोग इस तरीके से लाइनों लगा के 3 उपयोगों को मैंने इस गोले के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो पेपर बनता है, ये किस किस काम आता है? तो ये नोटपैड्स बनाने में, बुक्स बनाने में काम आता है, ठीक है। तो ये इसके काम हो गए। आगे ये जो ऑक्सीजन है, ये मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम आती है, मतलब अधिकतर जीव जो हैं वो जीवन यापन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा चित्र बना, ठीक है, इससे क्या है, पेड़ों के फायदे या पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ हैं वो एक चार्ट द्वारा दर्शा दिए गए। और वो भी चार्ट कौन सा है? आरेख चार्ट है, आरेख चित्र है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से किसी भी अध्ययन सामग्री को प्रस्तुत करना, ठीक है, ताकि ये मानचित्र जो है हमारे, क्योंकि चित्र हमारे दिमाग में क्या है, जल्दी सेव हो जाता है, हमें जल्दी याद हो जाता है, इसलिए क्या है, हम इसको इस तरीके के आरेख चित्र द्वारा दिखाते हैं। और ये आरेख चित्र क्या है, बच्चे के मस्तिष्क पे ज़्यादा प्रभाव डालता है, वो इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, अतः वो इसे आसानी से सीख लेता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसके उपयोग की हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो इसके उपयोग जानते हैं। संकल्पना मानचित्रों की रचना करते समय मुश्किल संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण दिया जाता है। बहुत सी मुश्किल जटिल जो संकल्पनाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है। और संकल्पना चित्रों का उपयोग किसी मुश्किल संप्रत्यय को समझाने हेतु किया जाता है, ठीक है। जो मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है, जटिल होता है, तो उसको हम क्या है, समझाने के लिए इस संकल्पना मानचित्र का उपयोग करते हैं। अन्य उपयोग इसके हो सकते हैं, विचारों को उत्पन्न करने के लिए दिमागी झंझावत, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम चार्ट बनाते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर उथल पुथल मचती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दिमागी झंझावत कहते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक तूफान सा पैदा हो जाता है कि इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। यदि हमें चार्ट बनाना होता है तो हमारे दिमाग में उथल पुथल मचती है, यानी दिमाग में विचारों को उत्पन्न करने के लिए ये बहुत काम आता है। उसके बाद जटिल संरचनाओं के नमूने तैयार करने के लिए लंबे गद्य, ठीक है, लंबे गद्य और वेबसाइट के निर्माण के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लंबे गद्य हमें लिखने हैं, तो पहले उसका शीर्षक वगैरह, उसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, उनको एक चार्ट द्वारा मानचित्र निरूपण उसका पहले कर लिया जाता है, फिर उसके ऊपर अलग अलग पॉइंट बना करके लिख दिए जाते हैं। उसके बाद जटिल विचारों के संप्रेषण के लिए, बहुत ज़्यादा जटिल विचार हैं जो कि हमें शॉर्ट में समझाने हैं, तो उसके लिए भी क्या है, किसका उपयोग किया जाता है, संकल्पना मानचित्र का उपयोग किया जाता है। और नए एवं पुराने अधिगम के
सुस्पष्ट एकीकरण में इसका उपयोग किया जाता है, यानी नए और पुराने अधिगम को जोड़ने के लिए, उसका सुस्पष्टीकरण देने के लिए, एकीकरण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ के आंकलन में अथवा किसी संकल्पना की गलत धारणा के निदान हेतु, कोई यदि हमारे मस्तिष्क में कोई गलत धारणा बन गई है तो उसके निदान के लिए भी संकल्पना मानचित्र का उपयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो आपको अच्छे से आना जरूरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए मानचित्र निरूपण में अपनाए जाने वाले चिन्ह, ठीक है, कौन कौन से चिन्ह इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। तो पहला है शाखाएं। शाखाएं क्या होती हैं, जैसे आपको मैंने ट्री वाला डायग्राम आपको दिखाया था, तो उसके अंदर अलग अलग मैंने लाइनें लगा के आगे फिर बॉक्स में बंद करके उसके उपयोग लिख रखे थे। तो उसमें क्या है, ये सारी शाखाएं होती हैं। शाखाएं क्या करती हैं कि नहीं, दो विचारों को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है, या उन्हें अलग अलग दिखाने के काम आती हैं, या तो जोड़ती हैं या फिर उन्हें अलग अलग दिखाने के काम आती हैं। अभी आपको एक डायग्राम दिखाएंगे जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें ही आपको क्लियर हो रही होंगी। दूसरा है हमारे पास तीर के निशान। तीर के निशान क्या होते हैं, विभिन्न शाखाओं को जोड़ने हेतु तीर के निशान का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग शाखाएं हैं, उन सभी को जोड़ने के लिए तीर के निशान लगाए जाते हैं, ठीक है। तीर के निशान भी आपको इस चित्र में दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो। तो उसके बाद तीसरा है समूहीकरण। समूहीकरण का मतलब क्या होता है कि यदि कई शाखाएं संबंधित विचार हैं, यदि कई शाखाओं से संबंधित जो विचार हैं, तो समस्त क्षेत्र पर चारों ओर गोला बनाकर समूहीकरण प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो चारों ओर जब हम गोला बना देते हैं तो उसे हम समूहीकरण, यानी एक विचार जो है, बहुत सारे विचार हैं तो एक विचार को हम गोले के अंदर बंद कर देते हैं, फिर दूसरे को बंद कर देते हैं। तो ये सारा जो है एक ही शाखा के नीचे दर्शाया गया है, इसलिए ये क्या है, समूहीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में आप देख सकते हो तीर के निशान भी लगे हुए हैं, शाखाएं भी हैं और समूहीकरण भी इसके अंदर हो रहा है। ये तीनों चीज़ें आप इसमें अंदर देख सकते हो। तो नेक्स्ट है इसके लाभ। तो मानचित्र निरूपण या संकल्पना मानचित्र के क्या क्या लाभ हैं। तो ये जटिल संरचना की रूपरेखा बनाने हेतु काम आता है, पहले ही आपको बता दिया गया है। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान का एकीकरण, यानी उन दोनों पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ने के काम आता है, जोड़ करके प्रस्तुत करने के काम आता है। और परीक्षा अभ्यास हेतु उपयोगी है, क्योंकि कई बार आप नोट्स वगैरह बनाते हो तो नोट्स वगैरह में यदि हम इस तरह के चार्ट का, इस तरह के मानचित्र निरूपण का उपयोग यदि ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि चीज़ें चित्रों के द्वारा, चार्ट के द्वारा, मानचित्र निरूपण के द्वारा आसानी से याद होती हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है हमारे पास वैज्ञानिक विषय हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कई बार हमें चार्ट बनाते बनाते अंतर्दृष्टि का आभास होता है कि हम इस चार्ट को किस तरीके से बना सकते हैं, यानी एक पूरा चार्ट देख करके ही, चार्ट कहिए, संकल्पना मानचित्र कहिए, ये देख करके ही हमारे मस्तिष्क में क्या है, पूरे का पूरा एक चित्र उभर आता है कि इसके अंदर ये हमें विषय वस्तु का अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये क्या है, वैज्ञानिक विषय तो अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है और विषय वस्तु को सरल सहज रूप में प्रस्तुत करता है। ये भी मानचित्र निरूपण का एक लाभ है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी हमारे पास मानचित्र निरूपण की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो यदि आप ऐसी वीडियोज़ हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।